Now I think you can see me. ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, एवरीथिंग इज विजिबल, मैं दिख रहा हूँ, सब ठीक है। कितनी बार लॉगिन करेंगे भाई ये लोग, कुछ और दिख रहा है अभी तो, मैं क्या करूँ इसका। दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीथिंग इज विजिबल, क्लियर, सब सही है। ठीक है भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं। ओके, थिंक मैंने कॉपी कर ली थी। ओके, बायो क्लास है ना, 6 थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। सब लोग आ गए हैं आई थिंक। कहाँ तक हो गया था कल? पेज नंबर 36। भाई क्या कर रहे हैं लोग, जस्ट मिनट, पता नहीं क्या कुछ लॉग इन कर रहा है। एवरी टाइम इट्स कमिंग ऑन माय टैबलेट। ठीक है, यहाँ से बतानी चीज़ें, यहाँ तक हम बता चुके थे आपको। ओके ठीक है, दिस इज पेज नंबर 36 to 36। धर्मित, many new people has came today। भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। अच्छा ये बता देते, यहाँ पे क्लास ली जाए जैसे रूम पे चल रही है, और क्लास अगर आपकी यूट्यूब पे हो लाइव, तो विच वन इज़ बेटर फॉर यू, ये वाली कि जूम वाली? क्यों? चलो आगे देखते हैं, पहले बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो काफ़ी कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे हम लोग, उसके आगे हम बात करने जा रहे हैं आज। ठीक है, आगे क्या बात कर रहे हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें। जैसे हमने बात की सबसे पहले, और थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि चीज़ें इस हिसाब से चलेंगी। हम बात करते हैं कीवी के बारे में। तो कीवी क्या है? कीवी देखो, एक तो कीवी वो जो होता है, कीवी जो आप खाते हो। ठीक है, तो कीवी इज़ अ फ्रूट भी ऑल्सो, कीवी इज़ ऑल्सो द फ्रूट दैट यू ईट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कीवी क्या है? कीवी बेसिकली कीवी क्या है? कीवी इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड। इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये क्या है? फ्लाइट नहीं कर पाता। इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड। ठीक है ना। द मोमेंट हम बात कर रहे हैं फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में, तो कई सारे बर्ड जो होते हैं वो फ्लाइटलेस नहीं होते हैं, दे आर हैवी। शिट यार, है ना। सो मैनी बर्ड्स आर देयर दैट आर नॉट फ्लाइटलेस। सो कीवी कीवी इज द फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब वो फ्लाइट नहीं कर पाता, उड़ नहीं पाता। ठीक है ना। पर मैनी बर्ड्स आर देयर दैट आर नॉट फ्लाइटलेस, दैट आर जस्ट हैवी, दैट आर जस्ट हैवी। एंड बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट दे कैन नॉट fly at a very high speed or at a very high altitude. For example, you can take the name of the great Indian bustard। ए भैया, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। डू एनीवन नो दैट वेयर वी फाइंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? कहाँ मिलता है हमें? राजस्थान। राजस्थान, ठीक। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमें मिलता है नियर अबाउट द राजस्थान। नाउ अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। 7 बजे क्लास है आपकी?
पागल हो गए हैं क्या ये लोग? भाई मैं पढ़ाऊँ कि मैं ये सब करूँ? ठीक है। सो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट इज फाउंड इन दी राजस्थान. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? डू यू नो? ये HW पता करके लाओगे, व्हाट इज द, चलो देख लेते हैं, गूगल पे देख लेते हैं. आई थिंक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज इंडेंजर्ड. चलो देखते हैं. IUCN, सॉरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आई थिंक ये इंडेंजर्ड है. हाँ ठीक है, इंडेंजर्ड बर्ड है. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंडेंजर्ड. ये क्या स्क्रीन चली गई क्या? ये क्या हो गया? वेट अ मिनट. ये क्या हो गया था? अभी दिख रहा है सब स्क्रीन? अभी दिख रहा होगा. स्क्रीन विजिबल है ना? सोना? अरे यार, सोना स्क्रीन विजिबल है, सब ठीक है? यस सर. ठीक है. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये क्या है, इट इज़ इंडेंजर्ड. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज़ इंडेंजर्ड. इंडेंजर्ड का मतलब मैंने बताया था, जैसे IUCN स्टेटस होता है तो उसमें कुछ नियर थ्रेटेंड है, कुछ इंडेंजर्ड है, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये ओवरऑल ये पूरी कैटेगरी रहती है. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंडेंजर्ड. तो बेसिकली ये क्या है, ये इंडेंजर्ड है, ये पता होना चाहिए प्रॉपर. ठीक है. फिर बात करते हैं ओवरऑल, हम बात करते हैं इसके बारे में. हम्म, ठीक है. टर्माइट्स के बारे में बात करते हैं. टर्माइट्स दे आर ऑल्सो नोन एज दी वाइट आंट्स. टर्माइट्स क्या होते हैं, जो लकड़ी में घुन लग जाती है ना, उसको बोलते हैं टर्माइट्स बोलते हैं. दीमक, इन हिंदी दिस इज नोन एज द दीमक. ठीक है ना. एंड दे आर नोन एज दी वाइट आंट. दे आर नोन एज दी वाइट आंट. क्लियर. नेक्स्ट इज दी देर आर द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ द मॉस्किटोज, like there are a lot of the mosquitoes, पर यहाँ पर हम बात करें there are two types of the mosquitoes. First is the female culex and the female anopheles mosquito. Female anopheles mosquito, this is responsible for the malaria. Malaria is the uh, parasitic disease. ठीक है ना. प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है उसकी वजह से होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट इज द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो. नाउ दिस फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द वेस्ट नाइल फीवर, जापानीज इंसेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फिलेरियासिस और avian malaria. So these all the diseases, that is the West Nile fever, Japanese encephalitis, lymphatic filariasis or avian malaria, this is all spread by the female culex mosquito. Next one more mosquito is there, is the Anopheles mosquito. एक मिनट, हाँ ठीक, ये एनोफिलीज मॉस्किटो के बारे में बता दिया. मलेरिया फैलाता है विद द प्लाज्मोडियम पैरासाइट. ठीक है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट. क्लियर. नेक्स्ट इज दी वन मोर मॉस्किटो इज देयर, इज दी Aedes aegypti, as I told you. The Aedes aegypti, this is also one mosquito responsible for the spreading of the uh, dengue fever. Dengue is a viral disease. But malaria, it is the spread from the plasmodium parasite, है ना, plasmodium parasite. Next is the spider is the protein fiber. तो जो स्पाइडर का जो सिल्क होता है वो क्या होता है, प्रोटीन फाइबर होता है. ठीक है ना. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दी गोसामर सिल्क एंड इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. नाउ मे बी यू हैव सीन द मूवी स्पाइडरमैन. देखी होगी आपने मूवी स्पाइडरमैन. सो स्पाइडरमैन में जो मूवी है उसमें क्या है, बेसिकली जो स्पाइडरमैन है उसमें वो अपना जब अपना ऐसा जो सिल्क निकालता है, ठीक है ना, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. इवन ही कैन जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस ओनली ऑन दैट बेसिस. तो वो क्या होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग.
एक और चीज़ होती है लैक इंसेक्ट, वन मोर थिंग इज द लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट सिक्रीट करता है बेसिकली लैक को, अरे भाई ठीक है, सिक्रीट करता है किसको, सिक्रीट करता है लैक को, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लैक। तो लैक की क्या होती है, लैक की चूड़ियाँ होती हैं, लैक की चूड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, लैक की चूड़ियाँ होती हैं, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑन द वार्निशिंग, सील वैक्सिंग एंड सेलेक्स, ठीक है ना। अर्थवॉर्म्स लैक्स द रेड ब्लड सेल्स, नो प्लीज पे अटेंशन, अर्थवॉर्म लैक्स द रेड ब्लड सेल। कल में बात किया था कि दैट कॉकरोच, ठीक है ना, कॉकरोच लैक्स द रेड ब्लड सेल, तो उसमें क्या होता है, ट्रैकिया होता है, कॉकरोच में रेड ब्लड सेल नहीं होता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन इज नॉट देयर इन दी कॉकरोच। तो ठीक है ना, तो वो क्या होता है, उसका जो ब्लड होता है इट इज़ ऑफ द वाइट कलर, इट इज़ ऑफ द वाइट कलर बिकॉज ऑफ द नॉन प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन। सो बेसिकली हाउ इट टेक्स द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कैसे लेता है, इट टेक्स द ऑक्सीजन कैसे लेता है, फ्रॉम द ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेता है, ठीक है ना, ट्रैकिया से लेता है। सो इन द सेम मैनर अर्थवर्म लैक्स द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इट इज़ द यूनिक टाइप ऑफ द हीमोग्लोबिन कॉल्ड द एरेथ्रो इरेथ्रोक्रियोरिन, ठीक है ना, उसका एक यूनिट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, उसको बोलते हैं इरेथ्रोक्रियोरिन। अर्थवर्म इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। सो द हीमोग्लोबिन ऑफ द अर्थवर्म दे आर डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, ठीक है ना। टेपवर्म्स इज दे आर दी hermatophytes and roundworms they are the separate sexes, ठीक है ना। नेक्स्ट अर्थवर्म्स millipedes, vullies, they are the detrivores. What are the meaning of detrivores? Detrivores are the that organisms that feed on the dead plant. एक होता है saprophytes, saprophytes, ठीक है, saprophytes also feeds on the dead plant, but detrivores of saprophytes में क्या अंतर है, detrivores क्या करते हैं, detrivores first they release some chemicals and then उस chemical की वजह से वो जो भी जिस ऑर्गेनिज्म में रह रहे हैं वो खराब हो जाएगा, और उसके बाद उस पर फीड करेंगे। सांभर डियर इट इज डाईयूरिनल। What is the meaning of diurnal? It is active during the daytime. The opposite of the diurnal is the nocturnal. जो रात में जग रहे हैं उसको बोलते हैं nocturnal, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है ना। वन मोर फैक्ट इज द आंट हैव द लार्जेस्ट ब्रेन प्रोपोर्शन टू द बॉडी। सो आंट पे भी ब्रेन होता है, चींटी के पास भी ब्रेन है, एंड द ब्रेन ऑफ द आंट इट इज लार्जेस्ट प्रोपोर्शन टू द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ब्रेन है इट इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ आवर बॉडी के हिसाब से, ठीक है, बट द आंट का ब्रेन जो है इट इज लार्जेस्ट इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी, ठीक है ना। नेक्स्ट स्पाइडर जो होता है, फीमेल स्पाइडर किल्स द मेल आफ्टर द कॉपुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपुलेशन, मीन्स हैविंग द सेक्स। सो आफ्टर हैविंग द सेक्स जो फीमेल जो होती है, ठीक है, फीमेल स्पाइडर होती है वो मेल स्पाइडर को मार देती है, इसलिए फीमेल स्पाइडर मैन नहीं है, स्पाइडर वुमेन नहीं, स्पाइडर मैन है, ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट इज दी किंग कोबरा। किंग कोबरा इट इज द ओनली स्नेक विच मेक्स इट्स ओन नेस्ट एंड ईट्स इट्स ओन स्नेक्स मेनली, ठीक है ना, eats other snakes mainly. So snake king cobra is the only snake that makes its own nest. Venom of the cobra is the neurotoxic, that is the protein and the peptide in the toxins, ठीक है ना। Poison gland of the snake is the homologous to the salivary gland of the vertebrates, ठीक है ना। So we are the vertebrates, जिसके पास vertebral column is the vertebrates. So we have the salivary glands, so the salivary glands of the vertebrates, this is similar to the poisonous glands of the snake. Poisonous fangs of the snakes are the modified form of the maxillar teeth. तो जो हमारी जो maxillar teeth होता है उसका poisonous वो modified है किसके, स्नेक में, एज ए poisonous fang में। Largest flower is the Rafflesia, बात किया था, और smallest flower is the Wolffia, smallest flower, ठीक है ना। और उसके बाद लार्जेस्ट ट्री सुकोया, सुकोया करके ट्री था लार्जेस्ट ट्री, एंड द ट्री विच सक्स द वाटर यूकेलिप्टस, बात किया था, यूके, ठीक है ना, लिप्टस, ठीक, एंड ठीक है। पी प्लांट इज अ हर्ब। सो पी प्लांट क्या है, एक हर्ब है वो, ठीक है ना, हर्ब है। फॉल्स फ्रूट से बताया था, एनी फ्रूट विच इज नॉट फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स ओवरी इट इज द फॉल्स फ्रूट। कोई भी फ्रूट जो है ओवरी से जो नहीं बन रहा है इट इज द फॉल फ्रूट। तो वो बना कहाँ से, तो अगर वो ओवरी से नहीं बन रहा है तो मीन्स द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज हैपनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स कि सीड से नहीं बन रहा है, इट इज बिकमिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज दी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फॉर एग्जाम्पल फॉल्स फ्रूट में, ठीक है ना, द एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है, एप्पल इज अ फॉल्स
fruit. ठीक है ना. Lichen and mosses, they are the most likely to be found surviving on the surface without the soil. What I told you ना, lichen and mosses, ठीक है ना. फर्स्ट इफ देयर अ फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई लैंड है, ठीक है ना, इफ देयर अ रॉक कुछ भी है ऐसे करके, वॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क. नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है क्या कुछ? आवाज़ आ रही, सब सही है? एवरीथिंग इज ओके? आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है. डिस्टर्ब हो गया? आपका वॉइस. क्रैक द वॉइस. कल एक काम करेंगे, कल अगर इस पर कल से क्या करेंगे, कल से हम यूट्यूब पे ही क्लास लेंगे, इस पर नहीं लेंगे, इस पर इश्यूज़ आ रहे हैं कई सारे. तो इधर आल क्लास विल बी इन दी वाजिरा वॉइस, उसके चैनल पे होगी, या फिर जो विजार्ड इस वाला चैनल था उस पर होगा. ठीक है ना. आई इन्फॉर्म यू. आज देखते हैं इसको. ठीक है ना. तो हमने बात किया था इसके लाइकन और मॉसेस के बारे में. मैंने कहा था इफ देयर इज अ बेयर रॉक, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ बेयर रॉक, कुछ नहीं है, देयर इज नो वेजिटेशन, नथिंग, नो ऑर्गेनिज्म इज देयर. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच forms the colony on the bare rock will be the lichen and the mosses first. ठीक है ना. they are the first organism to form the colony on the bare rock only. ठीक. so they don't need the soil, they can just form the colony on the bare rock only. and the lichens, they are also the indicator of the pollution. so if the lichen is present in the atmosphere, means the atmosphere is clean. ठीक है ना. okay. Protozoa, they forms the symbiotic relationship. What is the meaning of symbiotic relationship? So protozoa forms the symbiotic relationship. Meaning of symbiotic relationship, I depends on you, you depends on me. ठीक है ना. so it is a mutual relationship. fig is a plant and जो fig tree है and fig wasp, they have the complex mutualistic relationship that is considered as the example of the co-evolution in the nature. ठीक है ना. Butterflies, fish, frogs all have some poisonous species. So if anyone asks you if there's any poisonous species in the butterfly, fish, frog, obviously. Cheetah do not roar. This was even the statement of the UPSC. Whether cheetah roar? No, cheetah don't roar. It speaks just like meow meow. मेरा cat की आवाज़ निकालता है meow meow. ठीक है ना. And cicada, frog hopper and the pond skater are the insects. ये इन तीनों के नाम क्या है? दीज आर दी इंसेक्ट्स. ठीक है ना. चलो अब बॉटनी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ठीक है ना. कुछ फ्लावर्स के बारे में बात करें तो फ्लावर में कई सारी चीज़ें है ना. द लॉट ऑफ द थिंग्स आर देयर दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दी फ्लावर्स. तो फ्लावर के बारे में बात कर चुके हैं. ठीक है ना. विल टॉक अबाउट सम ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. तो उनकी एनाटॉमी क्या होती है, विल टॉक अबाउट दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द टिश्यूज़ के बारे में पता है ना. दीज थिंग्स वी नो वेरी वेल. फर्स्ट ऑफ इफ देयर इज अ cell will combine to form the tissue will combines to form the for example organ, and organ will combine to form the organ system. So this is the chronology. ठीक है ना. ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस. तो दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शंस. नेक्स्ट इज द मेरिस्मेटिक. Okay, or meristematic tissues. What are the meristematic tissues? Cell which have the capacity or capability to divide. ठीक है ना. सेल विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड. सो इफ देयर इज एनी सेल विच हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, डिवाइड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. क्वाइट सिंपल. So meristematic tissues, they have the cell, they are just the cell and they have the capacity to do the mitosis kind of thing. मतलब कि वो डिवाइड हो जाएंगे. Permanent tissues, they are permanent, hence they cannot be divided. Clear? Now, one more thing. So basically, the type of the permanent tissues. So the permanent tissues can be divided into two forms: the simple and the complex tissues. Complex tissues, these are the xylem and the phloem, है ना. And these are what? These are the vascular tissues. Complex tissue मतलब vascular tissues. ठीक है ना. Xylem, I told you, xylem, जा से जल. So for the movement of the water we need the xylem, and for movement of the food we need the phloem. Clear? Simple में आ जाएंगे polynchyma, collenchyma और sclerenchyma. So these are the three types of the simple tissues. Clear? Simple tissues के बात करें पहले. First we'll talk about the polynchyma. ठीक है ना. They are the thin walled cells. Intercellular space, cell wall is made up of the cellulose. तो इनकी जो cell wall होती है, it is made of the cellulose and they perform the function of the photosynthesis, storage and the secretion. So these are the functions that are performed by the polynchyma. Collenchyma, they provide the mechanical strength or the mechanical support to the plant. So for example, even we have talked about जो stem होता है, stem of the plant. So stem of the plant provide the mechanical support.
नेक्स्ट इज दी स्केलेनकाइमा. स्केलेनकाइमा दे आर दी फॉर्म्स ऑफ द डेड सेल्स, ठीक है ना, एंड लिग्निफाइड वॉल, ठीक है ना, एंड दे आर टू टाइप्स ऑफ द सेल, दैट इज द फाइबर्स एंड दी स्केलेराइड्स, ठीक है ना. अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ऐसे समझ सकते हो, मतलब यू कैन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ड्रॉ दी एनालॉजी और कोरोलरी with the stem cell also. Stem cell, I have talked about the stem cell. What was the stem cell? सोना, सोना, रिया, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? अरे भाई, मेरी आवाज आ रही, सब कुछ सही चल रहा है, इतना ही तो बता दो. यस सर, आ रहा है. आवाज आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा. स्टेम सेल क्या है? स्टेम सेल क्या होता है कि एनी सेल विच कैन बी डिवाइडेड इनटू दी मल्टीपल सेल्स. फॉर एग्जांपल, अगर इफ यू हैव योर स्टेम सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, देन a new organ of your body can be formed from that stem cell, and that organ will be appropriate. For example, if I'm going to give my heart to someone else, maybe there'll be complications that my heart will not going to be fit properly. So what could be the way is to develop a new heart from the stem cell of that person only, ठीक है. इस तरह से स्टेम सेल का काम रहता है. नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम. दे आर द परमानेंट टिश्यूज, बट दे आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेनकाइमा, दे वर द सिंपल टिश्यूज. तो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम क्या करता है? जाइलम जल के बारे में, यानी कि वाटर मूवमेंट के लिए काम आता है. फ्लोएम का किसके लिए काम आता है? फूड के लिए काम आता है. सो बेसिकली दे आर दी फाइब्रस एंड द जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है ना, एंड दे कंडक्ट द वाटर एंड द मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स के मूवमेंट के लिए वी हैव द जाइलम. फॉर द फ्लोएम के लिए व्हाट वी हैव? फॉर द फ्लोएम वी हैव दी फ्लोएम से हम क्या करते हैं? ओवरऑल जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम करते हैं किससे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स विद द फ्लोएम, ठीक है ना. जाइलम के बारे में और बात किया जाए तो जाइलम ट्रांसपोर्ट द मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट सॉइल्स, ठीक है ना, to the stems and the leaves and provide the mechanical support and the storage. So first it does the what? It transport the mineral from the plant soil, ठीक है, to the stems and the leaves, and also with in addition to providing the water, it also provides the mechanical strength or support and storage of the food, ठीक है ना. It is used to replace the water lost during the transpiration and the photosynthesis. जब ट्रांसपिरेशन की जरूरत पड़ती है तो उसकी पानी की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज द टिश्यू सिस्टम में वी हैव दी एपिडर्मल टिश्यूज, वी हैव दी ग्राउंड टिश्यूज, वी हैव दी वेस्कुलर टिश्यूज. वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वी हैव दी एपिथर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज एंड द वेस्कुलर टिश्यूज. इन द वेस्कुलर टिश्यूज हम बात कर चुके हैं किसके बारे में? जाइलम एंड दी फ्लोएम, ठीक है ना. एपिथर्मल टिश्यूज क्या होते हैं? इंक्लूड दी क्यूटिकल्स. एपिथर्मल टिश्यूज में एपिथर्मल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज ऑन द सर्फेस, which is on the surface of plant or surface of anything, ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन है, हमने बोला एपिडर्मा. सो डर्मा मीन्स व्हाट? डर्मा मीन्स स्किन. तो एपिडर्मा क्या हो गया? अपर लेयर में जो स्किन है, यानी कि आउटर कवरिंग में जो स्किन है, उसको बोलते हैं एपिडर्मा. तो एपिडर्मल टिश्यूज सिस्टम, जिसमें क्या क्या आएगा? इट विल इंक्लूड द क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस, एपिडर्मल हेयर, रूट हेयर्स, ट्राइकोमा, स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा दे आर दी ओपनिंग्स. आई टोल्ड यू, जैसे हमारे हाथों में ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से जी परस्पिरेशन, पसीना बाहर निकलता है, दैट इज दी स्टोमेटा. ट्राइकोम्स हेल्प्स इन द प्रिवेंशन दी वाटर लॉस ड्यू टू दी ट्रांसपिरेशन, ठीक. स्टोमेटा पढ़ लेते हैं. स्टोमेटा दे आर दी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन दी एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. सो व्हाट इज द लीफ? फॉर एग्जांपल, नाउ दीज आर दी स्टोमेटा, इसके बारे में बात करेंगे नीचे. फॉर एग्जांपल, दिस इज द लीफ. इफ दिस इज द लीफ, ठीक, इफ दिस इज द लीफ, तो इस लीफ की क्या होंगी? इस लीफ में छोटे छोटे पोर्स बने होंगे, ठीक है, 2 पोर्स बनेंगे, एंड दीज आर दी स्टोमेटा, ठीक. और इस बिकॉज इसकी जो पूरी सरफेस है, दिस होल सरफेस इज दी एपिडर्मिस ऑफ प्लांट. तो प्लांट किया है एपिडर्मिस. मैं थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा, मतलब फास्ट तो नहीं है, हाँ? नो सर. हाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना यहाँ पे, तो बहुत स्लो नहीं चल सकते हैं. बाकी थैंक यू, मैं फास्ट नहीं हूँ बताने के लिए, ठीक है. तो इसको क्या बोल दिया हमने? एपिडर्मा.
एपिडर्मिक ऑफ द प्लांट, और बाकी हमारी जो अपर लेयर है। अच्छा, ह्यूमंस में पता है कि ह्यूमंस में भी 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, हमारी 3 लेयर्स होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता करना है कि हमारी कितनी लेयर होती हैं, अगर आपने कभी नहीं देखी है, इफ़ यू हैव नेवर सीन हाउ मेनी लेयर्स यू हैव इन योर बॉडी, इन योर स्किन, तो व्हाट यू डू, जस्ट टेक द हैंड ऑफ योर फ्रेंड एंड जस्ट टेक अ नाइफ, है ना, एंड रिमूव वन पील ऑफ द स्किन, 1 2 and 3, so you will find 3 skins. So overall, when you any if your skin ruptured, so what happened, the first layer ruptured. Or if you, let's say for example, if you have any skin problem, so doctor will say apply this ointment up to 3 months. 3 months में क्या होता है, it penetrate up to the 3rd layer, ऐसा होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा दे आर व्हाट, दे आर द स्मॉल पोर्स। सो स्टोमेटा इज नथिंग जस्ट द ओपनिंग, जैसे हमारे हाथों में होती है वैसे स्टोमेटा लीव्स में है। एंड स्टोमेटा का काम क्या है, ओवरऑल द मूवमेंट, द ट्रांसपिरेशन ऑफ द वाटर, एक्सेस वाटर, पानी को निकालना, और एक्स्ट्रा अगर पानी से, अगर इफ द प्लांट हैज वेरी लेस वाटर, सो इट ऑल्सो क्लोजेस। सो बेसिकली स्टोमेटा दे आर द होल्स, स्टोमेटा आर द होल्स, एंड स्टोमेटा दीज होल्स, है ना, ओपन एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड क्लोज एट ए पर्टिकुलर टाइम टू। ठीक है ना, बिकॉज if they kept open all the time, what will happen, transpiration will happen and all the water of the plant will be evaporated, ठीक है ना, by the process of the transpiration, and that will leads to the death of the plant. तो हम क्या करेंगे, उसको बंद भी करना है। so they are the small pores present on the epidermis, that is the overall outer layer, ठीक है ना, outer layer of the leaves. Stomata consist of the minute pores, छोटे छोटे pores होते हैं, surrounded by the guard cells. So these are the cells, guard cells. What guards do, guards open the gate and close the gate. This is the function of the guards. Now here the guard cell, what will they do, they will close and open the stomata, and that will help them to prevent or to maintain the overall mechanism for the transpiration. So stomata के लिए काम करते हैं, guard cells regulate the size of the stomata's opening. It regulates the size of the stomata's opening as it is done in the case of our eye. What changes, the shape of what changes in the eye as the light enters in the eye. If there's a lot of light enters, our eyes become small. If there's less light available in the room, our eye become large. So what changes, कॉर्निया चेंज हो जाती है, उसमें क्या होती है, कॉर्निया चेंज हो जाती है, ठीक है ना। ओपनिंग ऑफ द आई, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस विद द एटमॉस्फेयर एंड द ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस टू द स्टोमेटा. गार्ड सेल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल्स इन द वर्किंग ऑफ दिस स्टोमेटा. तो पता चल गया है स्टोमेटा के बारे में, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज द स्टोमेटा, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बिग लीव, तो उस लीफ में बीच में क्या है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा, एंड दीज आर दी, ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ है, दिस इज द गार्ड सेल्स. This is the guard cell, and every green part of the plant is nothing just the chloroplast. Every green part of the plant is nothing just the chloroplast, ठीक है ना। And this is what, this is the epidermal cells, यानी कि जो ऊपर की सेल होती है, और स्टोमेटा पोर्स, जो अंदर की जो पोर है, दिस इज द स्टोमेटा पोर, ठीक है ना, ये पता चल गया, ओके। सो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू द चेंज ऑफ द वाटर इन द सेल्स, ठीक है। वाटर रीचेज द ग्रेटेड हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ द सक्शन पुल कॉज्ड बाय द ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रोथ टिश्यूज भी होते हैं, ओके। वेस्कुलर टिश्यूज वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेस्कुलर टिश्यूज. व्हाट आर द वेस्कुलर टिश्यूज, बहुत पहले बात कर लिया था हमने. वेस्कुलर टिश्यूज आर द वेस्कुलर बंडल जस्ट लाइक द जाइलम एंड फ्लोएम. तो वेस्कुलर टिश्यूज आर द जाइलम एंड फ्लोएम, पानी के लिए, जाइलम इज फॉर द वाटर and this is for the food. Now what is the cambium? It is responsible for the secondary growth of the plant and controlled by the environment and some physiological factor. For example the temperature, ठीक ना, और for example the temperature, and during the spring time the cambium grows well, ठीक है ना, and because of that जो density होगी वो कम हो जाएगी, और जो wood होगी वो light red की होगी, और during the autumn the wood would be of the dark color with the higher density. So what is the cambium? Cambium क्या है फिर समझो. Cambium basically it is a factor which is responsible for the secondary growth of the plant. Secondary growth मतलब कि कितना मोटा प्लांट होगा, कितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी, whether it will be of the lighter color or the darker color. So if it is summer, the density will be less and the wood will be of the lighter color. If it is autumn, so the density will be more and the wood will be of the darker color. तो ये कुछ पता होना चाहिए,
ठीक है ना। नेक्स्ट बेसिकली कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है कि जो कॉर्क होता है ना, फॉर एग्जांपल ऑल लेंटिल्स अलाउ द गैसेस टू एक्सचेंज बिटवीन द एटमॉस्फेयर, जरूरी है। कॉर्क के बारे में भी बात करेंगे हम आगे। कॉर्क का जो प्लांट होता है जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे वाइन, तो वाइन के ऊपर जो कॉर्क लगा होता है वो किसका बना होता है, वो भी आगे आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके जी, ओके। अब ये कुछ चीज़ें तो पता ही होंगी आपको फिलहाल तो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यही ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट के बारे में बात करें, सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे हो रहा है, ये हो रहा है ओवरऑल आपका जाइलम इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन इज देयर, एक्टिव डिफ्यूजन इज देयर, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इज देयर। ठीक है, ये पढ़ लोगे आप खुद से, ठीक है ना। प्लांट प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स नथिंग बट द वाटर, ओके, डिफरेंशिएट डिजॉल्व, छोड़ो उसको। ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है। तो ऑस्मोसिस के बारे में अगर बात की, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस, सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट वाटर, ठीक है ना, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर डिफ्यूजन प्रेशर to the region of the lower diffusion pressure across the semi permeable membrane. So what is it, for example you have a two liquid, one liquid is here and another liquid is here, ठीक है ना। लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी कि दिस लिक्विड वन, दिस इज वन लिक्विड मूविंग टू दी अदर लिक्विड, एंड इन द मिड ऑफ इट देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो दिस इज अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है ना जो सेमी परमिएबल है, मीन्स ओनली द डेफिनेट साइज पार्टिकल कैन बी पास थ्रू दैट मेम्ब्रेन, इसको इसलिए बोल रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। नाउ even you have your, for example this is, there is a filter, water filter is there in your home, ठीक है ना। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर ओ, ठीक है, घर पे आर ओ लगा हुआ है। सो आर ओ इज व्हाट, आर ओ इज द रिवर्स ऑस्मोसिस, आर ओ इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस हो रहा है उसमें, है ना, यानी कि ओवरऑल जो जो अच्छा पानी है वो जा रहा है, गंदे पानी मतलब गंदा पानी जा रहा है बाहर और अच्छा पानी आ रहा है अंदर, इस तरह से बात करते हैं। सो वहाँ पर भी क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस, जैसे सिंपल सी प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पार्टिकल्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सोल्यूशन ए एंड दिस इज द सोल्यूशन बी, ठीक है ना। सो ऑल दीज पार्टिकल्स, तो ये क्या है, ये यहाँ से मूव करेंगे एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस यहाँ से इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, ये पता होना चाहिए, व्हेन द बार्क ऑफ द ट्री इज कट इन द सर्कुलर वे, तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस अ प्लांट, एक प्लांट है, इफ दिस इज अ ट्री, इफ यू डू व्हाट, इफ यू जस्ट कट, इफ यू कट द बार्क ऑफ द ट्री, इसके किनारे किनारे इसकी बार्क को कट करो थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इफ यू कट द बार्क ऑफ द ट्री, बार्क मतलब छाल, इफ यू कट द बार्क ऑफ द ट्री, व्हाट विल हैपन, इट विल, है ना, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द वाटर। तो जो जाइलम होंगे, जाइलम वो पानी का फ्लो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने उनकी वेस्कुलर टिश्यूज को काट दिया है, ठीक है ना। एंड इन दिस वे द रूट ऑफ द प्लांट गेट नो एनर्जी, बिकॉज देयर इज नो सप्लाई ऑफ द वाटर टू द ब्रांचेस, तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी एंड दिस विल लीड टू द ड्राई ऑफ द प्लांट। एक ये भी पॉइंट पता होना चाहिए कि अगर हम पेड़ की किनारे किनारे की जो छाल है, बार्क है, उसको थोड़ा थोड़ा काट देंगे तो जो वेस्कुलर टिश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे एंड दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाट इज द प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, श्रिंकनिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ड्यू टू द एक्सेस, ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। दैट इज द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड इन द साइटोप्लाज्म। मतलब क्या हो गया कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया, यानी कि बाहर से बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ गया, तो वो क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है, द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन जब वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द सॉलिड। So if you put water, for example, if you put wood in the water, what will happen? This wood will going to absorb the water. तो इसी को बोलते हैं क्या, this is only known as the imbibition. For example, the imbibition can be of two type. If there's a wood placed in the water, है ना, it will swell and increase its volume. This is also known as the imbibition. Imbibition मतलब उसको imbibe कर लिया. It has grasped the water. This is known as the imbibition. Or for example, if there's a dry gum, ठीक है ना, और the pieces of the agar agar placed in the water, वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है ना, यू कैन अंडरस्टैंड, कई बार देखी होगी आपने, इफ़ यू वेंट इन ए फेयर और कहीं पर गए होगे आपने, सो व्हाट यू हैव सीन, द स्मॉल स्मॉल बॉल्स आर देयर प्रेजेंट, है ना। इफ़ यू पुट दैट बॉल इन द वाटर, व्हाट इट विल अब्जॉर्ब द वाटर, है ना, इट विल अब्जॉर्ब द वाटर एंड इट विल बिकम बिग। और फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, जस्ट पुट सम ग्रेन्स, पुट सम beans in the water, है ना, over the night, what will happen, in the morning you will see they are swelled up, तो क्या हो रहा है, वो इम्बाइबेशन कर लिया उन्होंने, ठीक है ना।
ओके ओके ठीक है, और थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द वेस्कुलर टिश्यूज। तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो इफ वी आर ट्रांसपोर्टिंग द सब्सटेंस फ्रॉम अप टू द लार्जेस्ट डिस्टेंस, और ये हो कैसे रहे हैं? वेस्कुलर टिश्यूज से हो रहा है, ठीक है ना। मास फ्लो क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट इज द वाटर मिनरल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। So if there's a pressure difference, and because of that, the minerals are transporting from one place to other place in the plant. So that's known as the mass movement. Now, next is the something which is important is the mycorrhiza. Now, what is mycorrhiza? It is a symbiotic association of the fungus with the root system. So fungus is in a symbiotic relationship with the root system. ठीक है ना? And this symbiotic relation has been found in the 90% of the all the land plants. Mostly आपको symbiotic इसमें मिलेगा। रूट्स प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस। द रूट जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगल। इन रिटर्न द लार्ज मास ऑफ द फंगल act as the virtual root system for the plant, increasing the amount of the water nutrients that the plants may obtained from the surrounding the soil. तो कहने का क्या मतलब है? माइक्रोराइजा क्या है? तो माइक्रोराइजा क्या है? सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज द प्लांट रूट्स विद नो माइक्रोराइजा, यहाँ पर माइक्रोराइजा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फंगस है ओवरऑल, माइक्रोराइजा है क्या? माइक्रोराइजा इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑफ द फंगस ऑन द रूट्स। तो फंगस कहाँ पे डिपेंड है? रूट्स पे डिपेंड है। तो फंगस को क्या मिल रहा है? फंगस को खाना मिल रहा है। रूट्स को क्या मिल रहा है वहाँ से? बिकॉज जो फंगस है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा, मतलब फंगस की वजह से कुछ वाटर या अमाउंट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, तो वो रूट के लिए भी अच्छा है। व्हेन माइक्रोराइजा आर प्रेजेंट द प्लांट्स आर लेस ससेप्टेबल टू द वाटर स्ट्रेस। तो उनको वाटर स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज फंगस कहाँ होता है? फंगस हमेशा वहीं वो होता है जहाँ पर चीज़ें क्या होती है? मॉइस्ट कंडीशन होती है। Fungus will happen only at a place where there is a moist condition. So if there is a moist condition, only there will be fungus happen, and this fungus hence provide the moisture to the roots, and roots are providing the home to the fungus. तो ये symbiotic association हो गया है। Mycorrhiza helps in the plant resist infection by other fungal and even the bacteria. So if the one fungus is there, so it will prevent the fungal or the fungus of the other bacteria. ठीक है ना? फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इन द प्लांट्स। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं यहाँ पे पता होनी चाहिए, बताऊंगा अभी, एक मिनट। C4 प्लांट्स के बारे में आगे बात करेंगे। C4 प्लांट्स के बारे में कहाँ बात करेंगे हम? जस्ट ए मिनट, आई थिंक इट हैज़ बीन गिवन समवेयर। चलो ठीक है, देखो अभी आगे क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, पर फिर भी अगर बात करें व्हाट इज द C4 प्लांट्स। सो बेसिकली होता क्या है कि हमने दो तरह के प्लांट्स में डिवाइड कर दिया, एक बोलते हैं C3 प्लांट, एक बोलते हैं C4 प्लांट्स, है ना। इन बेसिक समझ लो ऐसे, व्हाट इज द C3 एंड C4 प्लांट्स। C3 प्लांट में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली प्लांट में क्या होता है, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में CO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट C3 प्लांट में क्या होता है? इस C3 प्लांट में क्या होता है? C3 आर द नॉर्मल प्लांट, these are the normal plant. ये जो O2 बन गई है, sometimes this O2 also become to convert into CO2. This is the problem with the C2 plant, C3 plant. तो C3 plant में क्या होता है? C3 plant में क्या होता है? There's a process known as the photorespiration. ठीक है, तो C3 प्लांट में क्या होता है? C3 प्लांट में, C3 प्लांट कौन सा प्लांट है? जो नॉर्मल प्लांट है, आसपास देख रहे हैं, these are the C3 plant. So in the C3 plant there's a process known as the photorespiration, and this is a wasteful reaction, ठीक है ना, that occurs when the plants take the oxygen and gives out the carbon dioxide. Quite simple. All the plants that are there, or most of the plants that are there in our vicinity are the C3 plants. photosynthesis करते हैं, ठीक है ना, photosynthesis करते हैं, and apart from the photosynthesis what they do, sometimes they do the photorespiration also. Respiration means what? Respiration means inhaling the oxygen, giving out the CO2. So that is the respiration. So sometimes what they do, sometimes they do the photorespiration.
So in the photorespiration, what they do, they inhale the oxygen and give back the CO2, which is not good, and it is a wasteful exercise. So hence this is a wasteful exercise, and this is done by the C3 plants. So we have devised some of the C4 plants. So C4 plants जो होते हैं, C4 plant, they don't perform this they don't perform this process of the photorespiration. So they avoid the photorespiration only. रिकी समझ गए? रिकी समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, C4 प्लांट में ये जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये नहीं करेंगे वो. ये हाईलाइटेड नोट्स भी मैं दे दूंगा बाद में अभी, है ना, डोंट वरी. इस फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो नहीं करेंगे, ठीक है ना. सो बेसिकली दिस बेनिफिट्स द CO2 एब्जॉर्प्शन. तो CO2 एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होगी, ठीक है ना. CO2 एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होगी, एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू रिड्यूस ऑफ द वाटर लॉस. अभी एक चीज़ और आएगा, एक और जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वन मोर थिंग इज देयर. इफ वी ऐड CO2, more CO2 in the plant. For example, there's a plant at a particular place. If we going to add more CO2 to the plant, for example, if we had placed some machine, some mechanism just beside the plant, and we are giving the CO2 to the plant from that machine. ये क्या हो गया? We are giving CO2 to that plant from the machine. ठीक है, तो उस मशीन से हम क्या कर रहे हैं? This is something happened. ठीक है, तो फ्रॉम दैट मशीन व्हाट वी आर गिविंग सम CO2 टू द प्लांट. सो दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस. क्लियर होगा? दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस. क्लियर होगी? तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा CO2 दे रहे हैं किसी प्लांट को, दिस विल ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, अगर हम बहुत ज़्यादा CO2 दे रहे. इसको बोलते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन. दिस इज नोन एज दी कार्बन फर्टिलाइजेशन. विल टॉक इन लेटर क्लास. तो यहाँ से दो चीज़ें समझ में आ गई हमें. क्या समझ में आ गया? फर्स्ट इज दी द प्रोसेस ऑफ दी फोटो रेस्पिरेशन, है ना. इट इज गिवन देयर ओनली फोटो रेस्पिरेशन. दिस इज फोटो रेस्पिरेशन. सो फोटो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? द प्लांट इज टेकिंग दी ऑक्सीजन, गिविंग दी CO2, ठीक है ना, विच इज बैड. और ये जो प्लांट कर रहे हैं इनको हमने बोल दिया C3 प्लांट, और जो नहीं कर रहे हैं वो उनको हमने बोल दिया C4 प्लांट. वन मोर थिंग इज देयर दैट वी अंडरस्टैंड टुडे इज इफ वी इंक्रीज द CO2 concentration in the air, this will also lead to the increase of the process of the photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी क्या कर देगा? ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना. दिस विल गोइंग टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑल्सो. क्लियर? उसके बाद आगे बात कर, और भी कई सारे प्रोसेस हैं. देयर आर लॉट ऑफ द वेज, और देयर आर लॉट ऑफ द factors that influences, ठीक है ना, और that increases the amount of the respiration. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने के लिए कई सारे और भी वेज, उसके बारे में हम बात करेंगे. अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम बचा है, और भी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है. फिर बात करते हैं ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि जो प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में बात करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं. बेसिकली फॉर एग्जांपल प्लांट में कौन कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट है, ये सारी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हमने बताया था आपको. व्हाट इज द हाइड्रोपोनिक्स? सो हाइड्रोपोनिक्स इट इज अ सिस्टम इन विच वी आर कल्चरिंग द प्लांट, और वी आर कल्टिवेटिंग द प्लांट, ठीक है ना. वी आर कल्टिवेटिंग द प्लांट विदाउट द सॉइल. सो बेसिकली इट इज द सॉइल-लेस कल्चर. It is soil-less culture. So hydroponics, it is a soil-less culture where the roots are immersed in the nutrient solution. So जो roots हैं they are immersed in the nutrient solution. So basically what for the growth of the plant we need nutrients. The roots of the plant need nutrients from the soil. So basically in this case we are not giving the nutrient है ना from the soil. We are giving nutrients from the water. And initially in the initial classes I have also explained there's also some methods where we sprinkle the nutrient rich water or nutrient rich solution on the roots of the plant. Next is what is the meaning of bioremediation. So sometimes what we see, because of the leakage of the petrol on these things, ठीक है ना, what happened, some incident happened, and because of that if there's a leakage of the petrol, so definitely this petrol or this the crude oil not going to be dissolved in the water, and this is very much harmful for all the marine animals that are living there, mammals, fish, for everyone.
ठीक है ना. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? सो वी हैव द प्रोसेस ऑफ द बायोरेमिडिएशन. सो इन द प्रोसेस ऑफ द बायोरेमिडिएशन वी यूज सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वी यूज सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो व्हाट इज देयर इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो दे कुड बी बैक्टीरिया, दे कुड बी फंजाई. And what these microorganisms do, these microorganisms break down this crude oil, ठीक है ना, this crude oil into the less toxic form, ठीक है ना, and clean up the oil spill contaminated ground water. तो जो भी जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटेमिनेशन को क्या करेंगे, ये कम कर देंगे. ये क्या करेंगे, ये कम कर देंगे. तो हैव यू गॉट द आइडिया व्हाट इज द बायो रेमिडिएशन? इन द सेम मैनर वन मोर थिंग इज द फाइटो रेमिडिएशन. ये क्या है? यूजेस ऑफ द प्लांट टू रिमूव द कंटेमिनेशन फ्रॉम द सॉइल एंड द वाटर. ठीक है ना. इवन दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द यस्टरडेज क्लास ओनली, दैट फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ द lead or lot of the mercury on the soil or on the water, so what you can do, you can just place or you can just plant some of the trees. ठीक है. और what these tree going to do, these tree going to just catch or going to absorb all these nutrients, all these the heavy metals from the water in the plant, so the water become clean. And this is the process which is done every day by the mangroves or estuaries and the wetland vegetations. So hence the phytoremediation and the bioremediation, these two processes are very important. ठीक है ना. फिर बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में. प्रेजेंट इन द प्लांट्स इन द लार्जेस्ट अमाउंट. मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, माइक्रो मतलब ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है. तो यू कैन जस्ट रीड कि कौन कौन से माइक्रो है. CHO माइक्रो है, ठीक है. NPK, ये सारे माइक्रो हैं. NPK इज द माइक्रो, यानी कि प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट. तो अगर इनकी कमी हो जाती है इसलिए NPK हमको यूरिया देनी पड़ती है. एंड दिस आर प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट, इनको ज़्यादा चाहिए भी नहीं. ठीक है. बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने कितने फंक्शंस हैं, यानी कि जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, किसके लिए, वट एवर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर देयर फॉर दी प्लांट्स. ठीक है ना. ये यहाँ पर जो बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनके यूज़ क्या क्या है, जैसे कार्बन का यूज़ क्या है, फोटोसिंथेसिस में काम करता है, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए. ठीक है. नाउ नाइट्रोजन इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट. मैंने बात किया नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्लांट के लिए. ठीक है ना. नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए. तो नाइट्रोजन, बट प्रॉब्लम इज द नाइट्रोजन, द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. उसके लिए फॉर एग्जाम्पल कुछ लेगुमिनस प्लांट्स हैं. ठीक है ना. राइजोबियम जैसे मैंने बताया था, उसमें बैक्टीरिया हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो एब्जॉर्ब कर लेता है. लेगुमिनस प्लांट लगाना है, ठीक है ना, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को करता है. ये सारी चीज़ें मैंने बताया था. तो डायरेक्टली नहीं कर सकते उसको, वो प्लांट को डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. और वी कैन ऑल्सो गिव द नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ द NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की फॉर्मेट में हम दे दें. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज इन द प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू द अमोनिया इज टर्म्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो दिस इज नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. जैसे मैंने बताया कई सारे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं. सम बैक्टीरिया आर देयर दैट डू द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. ये क्या हो गया. एक सेकेंड, गिव मी सेकेंड. ठीक है. तो देयर सम, ठीक है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया इज टर्म्ड एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन क्या हो रही है, फिक्स हो रही है. ठीक है ना. एंड द नाइट्रोजन फिक्सेशन कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाय द लाइटिंग और सम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. द नाइट्रोजन विल फर्स्ट चेंज इनटू द नाइट्रोजन गोइंग टू चेंज इनटू द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन. इट कुड बी NO2 और N2O. ठीक है. ये कुछ हो सकती हैं. Apart from that, industrial combustion, forest fire, and automobile exhaust and the power generating stations also source of the atmospheric oxides. तो वो भी atmospheric oxides की source होती है. Next, ये चीज़ पता होना चाहिए. जैसे ये for example एक होता है NO3 minus. This NO3 minus is the nitrite. ठीक है ना. और उसके बाद NO2 minus is the nitrite. Sorry, this is the nitrate and this is the nitrite. Clear? ठीक है. नेक्स्ट ये देखो, एक ये चीज़ पता होना चाहिए कि इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ द नाइट्रोजन, इफ देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ द नाइट्रोजन इन द प्लांट, दिस विल लीड्स टू द स्टंटेड ग्रोथ. तो उसकी जो ग्रोथ होगी उस ग्रोथ में कमी आ जाएगी. ठीक है ना. सो इफ देयर इज अ
if there's a deficiency of the nitrogen, this leads to the deficiency, है ना, और growth जो होगी वो retarded हो जाएगी. Next is the decomposition of the organic nitrogen of the dead plant and the animals into the ammonia is known as the ammonification. तो कहीं पर भी फिकेशन लग जाए, फिकेशन मीन्स फॉर्मेशन, फिकेशन मीन्स फॉर्मेशन. जैसे यहाँ लिखा हुआ ना नाइट्रोफिकेशन, मतलब क्या हो गया, नाइट्रोफिकेशन मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन. उसी तरह अमोनिफिकेशन, अमोनिया का बनना, इस तरह से यहाँ बताया गया. नाउ सम दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जो पता होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे. क्या पता होना चाहिए? पहले बात की अमोनिया. अमोनिया क्या है? अमोनिया इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड द नाइट्रोकॉकस. तो अमोनिया को सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया किस में किया गया था? नाइट्राइट में. तो वो किसने किया था? वो बैक्टीरिया ने किया था, नाइट्रोसोमोनास. तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है कि अमोनिया विल बी चेंज्ड इनटू द नाइट्राइट, है ना, नाइट्राइट बाय द नाइट्रोसोमोनास. नाइट्राइट फर्दर oxidizes the nitrate with the help of the bacteria Nitrobacter and this is known as the nitrification. तो हम कर क्या रहे हैं? हमें बनाना है, देखो बात समझो, हमें बनाना है फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसे आ रहा है. फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, क्लियर. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने बायोलॉजिकल फिक्सेशन कर दिया किसका? इसी नाइट्रोजन का, और ये क्या बन गई? ये अमोनिया बन गई, ठीक. ये क्या बन गई? अमोनिया बन गई, ठीक. और फॉर एग्जांपल यहाँ से अमोनिया आ गई. या फिर हमारे पास क्या था? एनिमल का बायोमास था. ये बायोमास डिके हुआ, डिके होके बायोमास डिके हो गया, फिर देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिफिकेशन हुआ और अमोनिया बन गई. अब इस अमोनिया से हमें क्या बनाना है? फ्रॉम दिस अमोनिया वी वांट टू मेक दी नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट बनाना है हमें, ठीक है. और ये नाइट्रेट क्या होगा? नाइट्रेट को जो सॉइल होगी वो अब्जॉर्ब कर लेगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो ये जो कैसे बनेगा? फर्स्ट दिस अमोनिया विल चेंज इनटू नाइट्राइट, ठीक, एंड दिस विल चेंज इनटू नाइट्रेट. और ये जो पूरी प्रोसेस होगी इसको हमने क्या कह दिया? नाइट्रोफिकेशन, ठीक, यानी फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक. और ये हो कैसे रहा है? कुछ बैक्टीरियाज काम करते हैं. जैसे अमोनिया जो है पहले ऑक्सीडाइज होगी किसमें? नाइट्रेट में. ये किसकी वजह से होगा? नाइट्रोसोमोनास की वजह से. फिर ये जो नाइट्रेट है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें? नाइट्रोबैक्टर में, ठीक है ना, नाइट्रोबैक्टर में. और इसको इस पूरी प्रोसेस को हमने बोल दिया नाइट्रोफिकेशन. क्या बोल दिया? नाइट्रोफिकेशन, ठीक. उसके बाद एक और चीज़ पता होना चाहिए आपको, हाँ, एक है डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन इट इज कैरीड बाय द स्यूडोमोनास. तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, कि जो डीनाइट्रिफिकेशन है इट इज कैरीड बाय द स्यूडोमोनास. तो स्यूडोमोनास भी एक बैक्टीरिया है, ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है. डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NO2 हो गया है, NO2 माइनस हो गया है. इस NO2 माइनस से दोबारा अमोनिया बनाना उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन क्या हो गया? दिस इज नोन एज द नाइट्रिफिकेशन. दिस इज द नाइट्रिफिकेशन. और ये ऊपर से लगे इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं. मैं एक पिक्चर शेयर कर दूंगा अभी तो कि कौन कौन सा बैक्टीरिया में लगता है. तो अब फिर से समझो, जब ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है यानी कि ऊपर वाला जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारा आपका, ये कर रहा है नाइट्रोसोमोनास. और डीनाइट्रिफिकेशन कौन कर रहा है? स्यूडोमोनास, ठीक. जस्ट आफ्टर क्लास मैं एक इसका फोटो शेयर करूंगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है. ओके, ये सारे क्या लिखे हैं? ये जितने भी मैंने बताया थे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है ओवरऑल, वो उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अमरबेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. अमरबेल क्या है? अमरबेल इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट है एंड इट इज़ द एंजियोस्पर्म. एक होता है जिम्नियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. जिम्नियोस्पर्म मतलब नेकेड सीड. जिम गया था ना, जिम में उसने कपड़े उतार दिया, नेकेड सीड. एंजियोस्पर्म टोटल स्टेम पैरासाइट, इट इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट. एंड इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है इसका डेविल्स हेयर. इसका कॉमन नेम क्या है? डेविल्स हेयर. एंड दिस ग्रोज ओवर द होस्ट ऑफ द प्लांट. अमरबेल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. चलो कल की क्लास में हम लोग करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में. टाइम तो हो गया है. हाँ, फोटोसिंथेसिस के बारे में इन द हायर प्लांट. और यहाँ पर C3 और C4 के बारे में बात करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले से. और फिर उसके बाद 3-4 पेजेस बचे हैं. कल मैं कोशिश करूँगा कल ये स्टार्ट कर दूँ मैं
जूलॉजी थोड़ा बचा है। अच्छा, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है क्या? किसी को ज़्यादा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा है तो नहीं पढ़ पाएंगे। कोई है ऐसा? लग तो रहा ही होगा। क्यों? यहाँ से जूलॉजी बड़ी सोना चले गए क्या सब Yes, लोग? sir. ऐसा तो नहीं लग रहा No, किसी को sir. कि बहुत ज़्यादा है? देखो एक बात बता रही तुम्हें, देखो एक मिनट रुको, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। हाँ, देखो पहली चीज़ तो क्या है कि हम मतलब मैं चाहूँ, ठीक है, व्हाट इफ़ आई वांट, तो मैं छोटी सी पीडीएफ भी दे सकता हूँ बायो की। बात समझ रहे हो? जिसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाएगा, कुछ थोड़ा सा प्लांट के बारे में, है ना, एंथर स्टिग्मा इशारा करके, एंड देन फिनिश हो जाएगा। इट विल जस्ट टेक 40 to 50 पेजेस, दैट मच ओनली। बट व्हाट आई वांट, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ द बायो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे कि इसमें मैं सिर्फ चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव ऑल्सो एडेड वन लाइनर ना, ये सुनो, रिकी, रिकी का फेस नहीं देखा, सब लोग अपना फेस देखो थोड़ा सा, रिकी, रिया, कहाँ पे हो? चेहरा दिखाओ। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है, आई हैव ऑल्सो एडेड द वन लाइनर, ये सुनो, वन लाइनर ऐड किए हैं ना बहुत सारे। तो ये जो वन लाइनर है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये PYQ है, ठीक है ना? तो आपको कोई और रिसोर्स नहीं पढ़ना, दिस विल बी इनफ। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ, दिस विल बी इनफ, जस्ट गो थ्रू इट। बस 3-4 बार इसको पढ़ लो, बस हो जाएगा आपका। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना कुछ नहीं है ना, उसमें तो ईजी थोड़ा चीज़ें समझ जाओगे चीज़ें, पर यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है ना? सो एवरीवन जस्ट गो थ्रू दिस PDF, है ना, वंस और ट्वाइस। और बाकी आई ऑल्सो गोइंग टू शेयर द अपडेटेड PDF, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। धर्मित सरोज जूनियर, आपने भी कैमरा ऑन करिए। धर्मित सरोज जूनियर सो गए क्या? है कहाँ है? चेहरा दिखाइए। सो तो नहीं रहे आप लोग? हमको तो सो रहे हैं क्या? नहीं सर। ठीक है, ओके, है ना? तो मेरी बात समझ गए अच्छे से, ठीक है? तो ये चीज़ें करनी है आपको, जस्ट गो थ्रू दिस PDF एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर दी अपडेटेड PDF। इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता डेफिनेटली, ठीक है? क्योंकि इसमें घटना चक्र की सारी चीज़ें, अगर आफ्टर डूइंग दिस इफ़ यू आर नॉट डूइंग द घटना चक्र ऑल्सो, दैट इज ओके, क्योंकि सारा जो PYQ है, सारा वन लाइनर है ना, आफ्टर द एवरी चैप्टर आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड, और दस अ वन लाइनर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, ठीक है ना? सो दिस इज इट फॉर द टुडे। अभी आपकी और भी शायद क्लास है, ठीक है ना? तो जस्ट गो एंड कंप्लीट दैट क्लास, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन अ वेरी नेक्स्ट क्लास, दैट इज टुमारो ओनली। सर जी। सर सर वो इकोनॉमिक्स के लिए भी कुछ दीजिए ना सर, वो नोट्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए अभी से? सर बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट था, वो पहले से, इसीलिए बायोलॉजी थोड़ा पता है सर। अच्छा, वो ओके ओके इकोनॉमिक्स ओके, इकोनॉमिक्स का मेरा बेस बेस भी नहीं है इसीलिए सर। ठीक है, कोई बात नहीं। इकोनॉमिक का जो नोट्स है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू शेयर द इकोनॉमिक नोट टू, है ना, विद इन 1 or 2 days। और बाकी ओके बायोलॉजी आपका सरोज जूनियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ये PDF देखी होगी, ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है PDF, आपने अगर देखी होगी PDF तो, सर, आई विल सी सर। है ना? इसको टेलीग्राम में ही अवेलेबल है, इसको देख लेना। और बाकी मोस्ट प्रॉब्ली शायद कल की क्लास यूट्यूब पे भी होगी, यूट्यूब पे ही होगी, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप ओनली, एंड जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम, डाउनलोड द दैट दिस PDF फ्रॉम देयर। और व्हाट्सएप ग्रुप सबके पास चलो उसमें ज्वाइन है, वहाँ पर भी जो आपको न्यूज़पेपर है डेली बेसिस पे मिल रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं आपसे कल इन द वेरी नेक्स्ट क्लास ऑफ द बायोलॉजी। टिल देन टेक अ गुड बाय, थैंक यू, दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।